नेक्स्ट, आज जैसा कि हम चोलास के बारे में डीपली पढ़ेंगे, तो आज हम वो टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नेम्स आएंगे, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नेम इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन आते रहे हैं, इसलिए ही मैं वो करवाऊंगा अभी आपको। आई बात समझ में? चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत चोला एडमिनिस्ट्रेशन से होती है। तो आज हम प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर सब कुछ पढ़ेंगे। चोला एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम बात चोला एडमिनिस्ट्रेशन की करते हैं तो इसमें हम पहले दो टॉपिक उठाते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज द किंग एंड द सेकेंड टॉपिक, इसी के अंदर सब हेडिंग आ जाती है, द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब हम बात कर रहे हैं चोला एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसमें पहली सब हेडिंग द किंग, द सेकेंड वन इज प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। किंग का जब हम जिक्र करते हैं तो ऐसा पाया गया है कि जो चोला रूलर्स हैं, इन्होंने हमेशा से अपने आप को, अपने कंटेम्प्रेरी, चाहे वो राष्ट्रकूटा इनसे पहले होकर के गए हैं, चाहे चालुक्य है, होयसालाज है, कितने भी रूलर्स उस समय में एग्जिस्ट करते थे, उन सब से अलग एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉलो किया गया। और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आपको फ्यूडेटरीज नजर नहीं आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू में अगर आएगा तो आपको ये लिखना है, मतलब आपको सामंतवादी पद्धतियां नजर नहीं आती हैं। आई बात समझ में? यू कैन नॉट सी फ्यूडल लॉर्ड इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट अगर हम देखें तो इनका सिस्टम समवेयर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का था। लेकिन एक यूनिक बात है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो आपको लगेगा कि ग्रास रूट लेवल तक सेंट्रल ऑफिसर्स ही रूल कर रहे हैं। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, बट विद लोकल ऑटोनॉमी। लोकल ऑटोनॉमी यानी कि लोकल लेवल पर आपने काफी ऑटोनॉमी प्रोवाइड की हुई थी, और कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक अपरेटस था। अब इसको अगर आप आज की डेट में कंपेयर करेंगे तो आज की डेट की जैसी डेमोक्रेसी तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक अपरेटस था। ऐसे में ये एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी। ओके, मतलब अगर आप बात विलेज लेवल की करेंगे तो विलेज लेवल पर आपको ऑफिसर्स तो दिखेंगे, लेकिन ये ऑफिसर्स जस्ट और जस्ट सुपरवाइजर होंगे, या तो सुपरवाइजरी का काम करेंगे और ऑब्जर्वर का काम करेंगे। दैट इज द यूनिक एस्पेक्ट। ओके, ये मेनली एग्जीक्यूटर का काम नहीं करेंगे, एग्जीक्यूटर नहीं होंगे ये। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट फील होता है आपको चोलास के बारे में, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन में किंग जो है, इसकी पोजीशन सबसे सुप्रीम हुआ करती थी। सारे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी मैटर इसी के कंट्रोल में हुआ करते थे, और ये अपने काम करने के लिए मंत्री परिषद के साथ मिल करके सलाह मशवरा किया करता था। दैट इज एस्पेक्ट, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किंग का जो मेन पुरोहित हुआ करता था, जिसे अब राजगुरु कहा जाना शुरू कर दिया था, राज्य का गुरु। ये राजगुरु बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करता था, और इसका रोल इस टाइम पर पर्टिकुलरली दो वे में चेंज होता है कि ये रूलर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट भी है, और ये उसका कन्फेसर भी है। इसके अलावा ये पहले वाला रोल प्ले कर रहा है कि ये एडवाइजर तो है ही है इन ऑल द मैटर, यानी कि जो टेम्पोरल हैं, आज के समय में चल रहे दुनियावी मुद्दे हैं, और या जो सैक्रेड इश्यूज हैं। तो धार्मिक मामलों में, दुनियावी मामलों में, रूटीन एक्टिविटीज में ये एडवाइजर हुआ करता था किंग का। और इसके अलग ये सबसे कॉन्फिडेंशियल पर्सन है किंग का। किंग अपनी निजी बातचीत इसके साथ कर सकता है, क्योंकि ये कन्फेसर भी है किंग का। किंग अपनी हर तरह की सोच, क्षमता इसके सामने कन्फेस करता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। चोला किंग जो हुआ करता था, इसे सर्व करने के लिए एक बहुत ही एग्जॉस्टिव मशीनरी ऑफ ऑफिसर्स हुआ करते थे, जिनको बहुत सिस्टमैटिकली क्लासिफाई किया गया था। जो हाई हाई क्लास ऑफिसर्स हुआ करते थे, इनको इस टाइम पर पेरुंदम कहा गया है, पेरुंदम। और जो लो क्लास ऑफिसर्स हुआ करते थे, इनको इस टाइम पर शिरुदनम कहा गया है, शिरुदनम। तो शिरुदनम एंड पेरुंदम, ये दो क्लास ऑफ ऑफिसर्स हुआ करते थे। इसके अलावा
आपको एक और क्लास ऑफ ऑफिसर मिलती है जिसका नाम है इदन कुट्टम। इदन कुट्टम ये ऑलवेज किंग की सर्विस में रहा करते थे, इनके बारे में ये कहा जाता है। इसके अलावा जो चोला रूलर है इसकी सबसे यूनिक चीज ये है कि बॉडीगार्ड सिस्टम को बहुत हाईली प्रमोट किया गया। चोला रूलर के बॉडीगार्ड बहुत स्ट्रांगली पाए जाते थे और इन्हें वैरदक वैरदक कहा जाता था, ठीक है, या वैरदक या वैद्रक, इस तरह से आपको नाम देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? ये चोला रूलर के बॉडीगार्ड हुआ करते थे। इनकी लॉयल्टी इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी कि ये ऐसा कहते हैं कि अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार होते थे। मार्को पोलो के बारे में ये पाया गया है कि वो ये कहता है कि जब रूलर मर जाता है उसकी जलती हुई चिता पर ये सारे जाके गिर जाते हैं। लेकिन ये बहुत एग्जैजरेटेड वर्जन है, क्योंकि मार्को पोलो डायरेक्टली किसी भी जगह पे विजिट करके अकाउंट नहीं लिखेगा। जो भी उसे सुनने को मिलता है अपनी जर्नी के दौरान वो उन्हीं चीजों को अपने अकाउंट में एनुमरेट करेगा। जिस तरह से ये इसका एग्जैजरेटेड अकाउंट है, आगे जाकर के जब मैरिज सिस्टम की बात आएगी तो मार्को पोलो की एक स्टेटमेंट रहेगी कि पांड्या रूलर की 500 वाइफ्स हुआ करती थी। तो ये 500 वाइफ्स वाला डिटेल स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट ऑलवेज एग्जैजरेटेड रहेंगे, इसलिए कभी भी हिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए उस अकाउंट को उस लेवल पर यूटिलाइज नहीं किया गया, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना। तो कुल मिलाकर के ये वैरदक नाम का वर्ग आपको याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अलावा चोला रूलर जो हुआ करता था, इसके टाइम पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाहे वो कैसे भी कैटेगरी के ऑफिसर है, जब रूलर के द्वारा कोई ऑर्डिनेंस पास किया जा रहा है या किसी तरह का ऑर्डर इशू किया जा रहा है, हर किसी को वहां पर पर्सनल अटेंडेंस लगानी है, ऐसा इंपॉर्टेंट माना जाता था। और ये जो ऑर्डिनेंसेस हुआ करते थे रूलर की तरफ से, ये जो रूलर की डिक्रीज आया करती थी, इसे प्रिपेयर करने के लिए खास तरह का ऑफिसर होता था, ओले, OLE, यानी कि ये ओले नाम का ऑफिसर रूलर के ऑर्डिनेंसेस को प्रिपेयर करने का काम करता था, ऑर्डिनेंस प्रिपेयर करता था। और ये सारे के सारे ऑर्डिनेंसेस ओले एक हायर ऑफिसर ओलेना पगम OLENAPAGAM ओलेना पगम की अध्यक्षता में किया करता था। ओलेना पगम की अध्यक्षता में ये सारे के सारे ऑर्डिनेंसेस प्रिपेयर होने के बाद आगे चले जाया करते थे, इनकी एडिटिंग हुआ करती थी और फाइनली जब इनकी सबकी एडिटिंग हो जाया करती थी तो ये सेंसर डिपार्टमेंट को भेज दिए जाते थे, ठीक है, और वहां से फिर इनको इशू कर दिया जाता था। आई बात समझ में? इस लेवल पर प्रॉपर सेटल्ड सिस्टम पाया जाता था, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनके समय का। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो चोला रूलर हुआ करता था, जुडिशियल सिस्टम में इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पाई गई है। इस समय में धर्म आसन नाम की जुडिशियल कोर्ट हुआ करती थी, जिसका मेन हेड ये हुआ करता था, और धर्म आसना भट्टा नाम के ऑफिसरों को साथ लेकर के ये जस्टिस प्रोवाइड करने का काम किया करता था। आई बात समझ में? तो धर्म आसना नाम की एक मोनार्किकल कोर्ट है जो जस्टिस से रिलेटेड है, और धर्म आसना नाम के भट्ट नाम के ऑफिसर्स को साथ लेकर के ये जस्टिस प्रोवाइड करने का काम किया करता था। जो नेशनल ट्रेटर्स होते थे, जो राज्य के विरुद्ध काम करने का काम करते थे, जो राज्य को गिराने का या तोड़ने का काम करते थे, उनके अगेंस्ट जो जजमेंट सीधी सीधी रूलर दिया करता था और ये मृत्यु दंड हुआ करता था। और इसके अलावा जितने भी जस्टिस प्रोवाइड किए जाते थे, उन जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए कमेटीज हुआ करती थी, और ये कमेटीज बहुत ही रेगुलेटेड मैनर में वर्क करती थी, जैसे आज के मॉडर्न सिस्टम में होता है। जो डिस्प्यूटेंट्स हैं वो अपना केस स्टार्ट करते थे, सारे के सारे एविडेंसेस और जितने भी क्या कह सकते हैं आप, आई विटनेसेस हैं, सबूत हैं, सब डिपॉजिट और जमा कराए जाते थे। वाद विवाद होता था, बहस होती थी, बहस के बाद जो निर्णय हुआ करता था उसके मुताबिक सजा दी जाया करती थी, और सजा को रिकॉर्ड किया जाता था, हर चीज को रिकॉर्ड किया जाता था फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। तो इस तरह का स्टैब्लिश जुडिशियल सिस्टम था, जिसके हेड के तौर पर भी वहां पर बैठा हुआ है चोला रूलर। और ऐसे में इस पूरे की पूरी कंट्री में जस्टिस बाय ऑर्डियल, यानी कि एक वो जो सिस्टम होता है जलते हुए अंगारों पर चला देना, या जलते हुए तपते हुए पानी में नहला देना, या जलती हुई सलाखें आपके हाथ में पकड़ा देना, ये देखने के लिए कि आप सच बोल रहे हैं झूठ, ऐसा तत्व भी पाया जाता था। क्योंकि जिस भी किसी सोसाइटी में एक रूरल कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग पाया जाएगा, वहां पर ऑर्डियल के थ्रू जस्टिस सिस्टम हमेशा रहेगा। ऑर्डियल माने ORDEAL। तो मेजोरिटी ऑफ द सिस्टम कन्फाइंड था,
बहुत ही रेक्टिफाइड वर्जन था, एकदम वेल एस्टेब्लिश था, रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग काम करता था, लेकिन एक सिस्टम ऑफ ऑर्डियल भी हमें देखने को मिलता है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। सही बात समझ में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या देखने को मिलता है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको सबसे टॉप पर देखने को मिलता है मंडल। मैंने आपको बताया था इनके 6 मंडल हुआ करते थे। मंडल के नीचे आपको देखने को मिलता है तो मोस्टली आज मैं दूसरा नाम बोलूंगा, उसके नाम से जाना जाता है बहुत हद तक। मंडल के नीचे आपको देखने को मिलते थे वलनाडु, और ये जो वलनाडु हुआ करते थे इन्हें कोट्टम भी कहा जाता है। आज भी आप साउथ के बहुत सारे डिवीजन देखिए, उनके नाम के एंड पे या बिगिनिंग में कोट्टम लिखा रहता है, कोट्टम। तो कोट्टम वर्ड यहीं से आता है, वलनाडु या कोट्टम। आई बात समझे। कोट्टम मने डिवीजन, वलनाडु मने डिवीजन, और उसके नीचे कई, एक कोट्टम में कई सारे नाडु आते थे। नाडु मने डिस्ट्रिक्ट, नाडु माने डिस्ट्रिक्ट, ओके। और ये जो नाडु हुआ करते थे, ये नाडुओं के नीचे आ जाया करते थे कुर्रम। कुर्रम माने ग्रुप ऑफ 5 विलेजेस, और अगर कोई विलेज बहुत बड़ा है तो उसे तनियूर कहा जाता था। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी प्रोविंशियल लेवल पर, इस प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में मंडल जो हुआ करते थे, मंडल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली के मेंबर ही बैठा करते थे, यानी कि जो युवराज और प्रिंस हुआ करते थे। चोलास का एक सिस्टम था कि अपना हेरिडिटरी सक्सेसर्स अपनी टाइम के दौरान ही चुन लिया जाता था, और आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से इस मामले में नहीं नजर आएंगी सक्सेसरशिप के केस में। फिर भी कहीं कहीं पर आपको इस तरह के सक्सेसर के इश्यूज थोड़े बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको अदरवाइज कोई वॉर या बैटल्स नजर नहीं आती। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इनके समय में युवराज पहले ही तय कर दिया जाता था। सेकंड एस्पेक्ट ये है कि जो युवराज है या कोई फैमिली का मेंबर है या कोई अदर फ्रेंड है जो बहुत ही लॉयल है, उसको अपॉइंट किया जाता था प्रोविंशियल और इन सारे एरियाज में, और वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कनेक्शन में रहता था विद लार्ज हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स। बहुत सारे ऑफिसर्स साथ में काम किया करते थे उसकी हेल्प के लिए। इस तरह से प्रोविंसेस काम किया करती थी। आई बात समझ में। चोला रूलर्स ऑलवेज, क्योंकि आर्यनाइजेशन का प्रोसेस फॉलो करेंगे, धीरे धीरे आर्यनाइज होंगे, इसकी वजह से इनके टाइटल्स बहुत ही हाई साउंडिंग मिलेंगे आपको ऑलवेज। इनके टाइटल्स में आपको हमेशा जैसे टाइटल मिलेगा चक्रवर्तीगल, चक्रवर्ती, तो चक्रवर्तीगल का टाइटल आपको मिलेगा। जैसे त्रिलोकेश्वर का टाइटल आपको मिलेगा, तो त्रिलोक सम्राट, तो त्रिलोक सम्राट, त्रिलोकेश्वर, चक्रवर्तीगल, इस तरह के टाइटल आपको देखने को मिलेंगे। दे आर वेरी हाई साउंडिंग टाइटल्स, ओके। आज बात समझ में। ये प्रोविंशियल लेवल पर आपको देखा। इसके बाद कहानी शुरू हो जाती है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की। समझ आ रहा है मेरे बच्चे। समयबद्ध सीमा में काम खत्म करेंगे, हमारा वादा है, इसलिए ध्यान से सुनते रहो, रुकेंगे नहीं। अब हम आगे बात करते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहा जाता था, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर हुआ करता था, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है चोलास का, ये एक इंपॉर्टेंट खासियत है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा इसका नेम, और नेम क्या है, तुरुवुरिमा, तुरुवुरिमा तिनैया, तुरुवुरिमा तिनैया, तुरुवुरिमा तिनैया। तिनैया हो गया कि 3 तरह से रेवेन्यू आप कलेक्ट कर रहे हैं। तुरुवुरिमा हो गया कि आपने पूरी की पूरी कंट्री को एनसर्कल किया हुआ है और रेवेन्यू से कोई भी एग्जम्प्टेड नहीं है। इसके साथ आ जाता है तीसरा वर्ड, एक और वर्ड है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अभी याद आएगा तो मैं बताऊंगा। तो कंप्लीट 3 वर्ड से एक नेम बनता है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नाम है, ओके। इसके अंदर अब हम कैसे काम करते हैं, देखिए रेवेन्यू एक मेन सोर्स हुआ करता था चोलास का, और ऐसा कहा जाता है कि लैंड असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर हुआ करता था। अनदर मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ करता था। और एग्रीकल्चर क्योंकि मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, इसी की वजह से एग्रीकल्चरल लैंड का असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंस के साथ डील किया गया। और राजराजा वन एंड उस समय में कुलोतुंगा वन जो इनका रूलर था, जो पैटर्नल साइड से चालुक्य रूलर का आगे सक्सेसर था, पैटर्नल साइड से फादर चालुक्य था। तो ये जो कुलोतुंगा वन रूलर हुआ करता है और राजराजा वन है, इसके समय में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लैंड सर्वे किया गया है। और लैंड सर्वे के बाद ये डिसाइड किया गया कि 2 तरह के लैंड आपको देखने को मिलेंगे, एक वो जो रेवेन्यू लैंड है, एक वो जो नॉन रेवेन्यू लैंड है। बहुत सारे लैंड नॉन रेवेन्यू थे, जिस लैंड को आपने ब्रह्मदेया या अग्रहारा विलेजेस के तौर पर दे रखा है, तो वहां पर आपको रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा है। इस तरह से 2 वे में आप लैंड को डिसाइड करते हैं, और लैंड को डिसाइड करने के बाद आप अपने सिस्टम को मैनेज करते हैं। पूरी तरह से जब लैंड असेसमेंट सर्वे कर लिया जाता है तो 12 हिस्सों में 12 तरह का लैंड निकाल लिया जाता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के लैंड हैं,
और 1/3 या 1/6 रेवेन्यू लागू किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन, अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। तो ऐसा माना जाता है कि साल में 2 से 3 फसलें पैडी की निकाली जाती थी और तमिलनाडु का एरिया पैडी के लिए फेमस माना जाता है। इस तरह से रेवेन्यू कलेक्शन हुआ करता था। आई बात समझ में? जिस पर्सन के ऊपर रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी हुआ करती थी तो वो रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर का नाम हुआ करता था वर्ती पोटा गाकक। ठीक है, वर्ती पोटा गाकक। ओके, अगर ये जो पर्सन है, अगर आप इसे रेवेन्यू नहीं देंगे तो आपकी उंगलियों के जो आगे वाले पोटे हैं, पोटे खींच लिया करते थे। इस तरह से नहीं याद रखना। ओके, वर्ती पोटा गाकक। तो वर्ती पोटा गाकक नाम का पर्सन है जो रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर का काम कर रहा है और ये बहुत स्ट्रिक्टली रेवेन्यू वसूला जाता है। सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है, आप कुछ चीजों को रेवेन्यू से एग्जम्प्ट किया करते थे। ठीक है, जैसे कुछ एरियाज हैं, जैसे कुछ आम गरीब लोगों के घर हैं, ठीक है, उन्हें परिचेरे कहा गया है। परिचेरा, परिचेरा, आम गरीबों के घर को परिचेरा या परिचेरी। ठीक है, इसी के अलावा अगर जो भी कोई आर्टिजन्स के, क्राफ्टमैन्स के घर हैं, इन्हें कम्मन चेरा या कम्मन चेरी, तो पर चेरी, कम्मन चेरी, ये जो घर हुआ करते थे इन्हें टैक्स से एग्जम्प्ट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो शमशान घाट हुआ करते थे इन्हें कहा गया है शडुगडू, शदुगदू, SHADUGADU, शदुगदू। ये तो शडुगडू हुआ करते थे, इन्हें भी टैक्स से एग्जम्प्ट किया गया है। इसके बाद जो टेम्पल्स हैं टैक्स से एग्जम्प्ट किए गए हैं, स्कूल टैक्स से एग्जम्प्ट किए गए हैं, क्रेमेटोरियम हाउसेस टैक्स से एग्जम्प्ट किए गए हैं, लोअर पीपल हाउसेस टैक्स से एग्जम्प्टेड हैं, क्राफ्टमैन हाउसेस टैक्स से एग्जम्प्टेड हैं। तो ये सारी चीजें टैक्स से एग्जम्पशंस पाए हुए करते थे। इसके अलावा वाटर सेस लिया जाता था, वाटर फाइन्स, वाटर ड्यूटीज जो हैं वो भी चार्ज की जाती थी। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर टोल वसूला जाता था, प्रोफेशन के ऊपर सेस या टैक्स लिया जाता था, मैरिजेस के ऊपर टैक्स लिया जाता था, माइनिंग पे टैक्स लिया जाता था, ग्रेजिंग के ऊपर टैक्स लिया जाता था, इंपॉर्टेंट हर चीज के ऊपर टैक्स लिया जाता था। प्रॉपर्टी अगर अपने सक्सेसर्स को जा रही है इनहेरिटेंस में टैक्स लिया जाता था, छत डाल रहे हैं, घर बना रहे हैं, हाउस टैक्स लिया जाता था, प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाता था। कुल मिलाकर के 400 तरह के टैक्स लिए जाते थे। ऐसे जाता था कि जहां जहां से टैक्स लिया जा सकता है हर तरह से टैक्स निचोड़ने का काम इन्होंने किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरे के पूरे टैक्स अपनी लग्जूरियस और वेल्दी लाइफ के लिए जोड़ करके रख लेते थे। इनकी एक खासियत हुआ करती थी कि इस पैसे को बड़े पैमाने पर आम जनमानस के लिए पब्लिक वर्क डेवलपमेंट करने के लिए यूटिलाइज किया करते थे। और ये चोला रूलर है जिसके समय में बहुत सारी चीजों के गोल्डन पीरियड हमने देखे हैं, चाहे फिर वो तमिल लिटरेचर की बात हो, चाहे फिर वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात हो, चाहे फिर वो कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स, एम्बैंकमेंट्स, इरिगेशन कनाल्स, इन सारी चीजों की बातें हो। तो इस समय बड़े भव्य मंदिर आपने को देखने को मिलते हैं जो असेंबली हॉल का रोल प्ले करते थे, जो एजुकेशन सेंटर का रोल प्ले करते थे। आपको बड़े पैमाने पर आने वाले समय में कॉलेजेस देखेंगे जिन्हें घट्टिका कहा जाता था। कॉलेजेस जिन्हें क्या कहा जाता था? घट्टिका। आपको कॉलेजेस देखने को मिलेंगे जिन्हें घट्टिकास कहा जाता था। इसी समय में आपको रिवर्स के अराउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर एम्बैंकमेंट देखने को मिलेंगे। इसी समय में आपको बड़े बड़े रिजर्वायर और टैंक देखने को मिलेंगे। रिजर्वायर एंड टैंक के ऊपर खास फोकस किया गया। पॉन्ड देखने को मिलेंगे क्योंकि इरिगेशन पर खास फोकस किया गया ड्यू टू द ड्राई लैंड ऑफ द तमिल रूल। इसी के अलावा आपको बड़े बड़े डैम और देखने को मिलेंगे रिवर्स के ऊपर। तो ये सारा काम इन्हीं के समय में होता था। रोड एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर खास फोकस रखा जाता था कि व्यापारी हैं उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। समय समय पर जब जानवरों की मंडी लगती है तो जानवरों को ले जाने लाने में कोई दिक्कत ना हो। और जो सेना है, क्योंकि एक तरह का इंपीरियल कैरेक्टर अपना चुके थे चोलाज, तो सेना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इन 3 कंडीशंस की वजह से रोड एंड नेटवर्क के ऊपर इन्होंने खास फोकस किया। और ये दक्षिण में माने गए हैं शेरशाह सूरी के समान के इन्होंने बेअंत पैमाने पर ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई है, जो बड़े पैमाने पर लंबी सड़कें होती थी जिसमें आकर के बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस जुड़ती थी। कोई भी ऐसी रोड जो होगी उसे ट्रंक रोड कहा जाएगा। और अगर वो बहुत वृहद है तो वो बहुत ग्रैंड है। जिस तरह से पेशावर से पश्चिम बंगाल तक चलने वाली सड़क, जिसमें दुनिया भर के भारत की सारी सड़कें आगे जुड़ रही हैं, तो ये जीटी रोड है। तो इसी तरह दक्षिण के जीटी रोड बनाने का काम किया है चोला रूल ने। तो ग्रैंड ट्रंक रोड इन्होंने बड़े पैमाने पर दक्षिण में बनाए हैं। और ये बड़ी महानता की बात है क्योंकि उत्तर में आप बना सकते हैं क्योंकि गंगा का मैदान एकदम सपाट है, लेकिन दक्षिण में इतने सारे प्लेच्यू और इतने सारे झरने, इतने सारे वाटरफॉल, नदियों को पार करके ये बनाना बहुत बड़ी मील का पत्थर है। आई बात समझ में? इस तरह के काम आपको करते हुए पाए गए हैं चोला रूलर। ये इनका टैक्स सिस्टम था, रेवेन्यू सिस्टम था, हाईली रिगरस, कोई लूप होल नहीं। अगर कोई टैक्स नहीं दे सकता लैंड के ऊपर, उसका लैंड ऑक्शन कर दिया जाता था। अगर कोई लैंडलेस लेबरर है वो अपने उससे टैक्स लेना है तो उससे लेबर ही ली जाती थी, फोर्स लेबर करा ली जाती थी।
टैक्स देने का भय लोगों के कलेजे में इतना जबरदस्त था कि टैक्स ना दे पाने की हालत में दौड़ के जंगलों में छुप जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एट्रोसिटीज बरता ही जाएंगी और अगर नहीं दे पाए तो फिर टांग दिया जाएगा पकड़ के। इससे बढ़िया है जंगलों में जाकर के छुप जाओ। जंगल इनका घर हुआ करते थे। ये इंपॉर्टेंट बात है। आई बात समझ में? तो टैक्स कलेक्शन इंपॉर्टेंट है। जब भी हम टैक्स कलेक्शन मशीनरी इंपॉर्टेंटली देखें, आप समझ लेना कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग है, रूलर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है, रूलर कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल वर्क करेगा, और रूलर की अपनी ऑब्लिगेशन है उसे बहुत हाई लेवल पर आर्मी रखनी है। तो आर्मी रखनी है तो टैक्स सिस्टम तो रेगरस होगा ही होगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अनदर एस्पेक्ट की, और अनदर एस्पेक्ट है आर्मी एंड द नेवी। देखिए, हमने कुछ नाम पढ़े, कॉलेज मने के घट्टे का, हमने पढ़ा कैसे परिचेरी और कम्मनचेरी माने कि गरीब लोगों के घर और बड़े लोग आर्ट एंड क्राफ्टमैन के घर। उसके बाद हमने पढ़ा शमशान का सड़ुगड़ू। उसके बाद हमने पढ़ा टैक्स कलेक्शन ऑफिसर वर्ती पोटा गाकक। और ये जो मुझे याद नहीं आ रहा है, तिरुवरियम तिन्नैया, आगे क्या है वो याद आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? नेक्स्ट हमारे सामने आर्मी एंड नेवी अगला एस्पेक्ट आकर के खड़ा हो गया है। और आर्मी एंड नेवी की बात करें तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आर्मी नेटवर्क इनके द्वारा रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1.5 लाख की इन्फेंट्री हुआ करती थी इनके पास, लगभग 60,000 हाथियों का कॉर्प मेंटेन करके घूमते थे। भैया इस बुक में बताया गया है 60,000 हाथी, आप अपने आप में इमेजिन कर लीजिए। ये तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य के भी सिरा थे। तो क्योंकि देखिए दक्षिण में तो हाथी रहेंगे, और ज्यादा स्यापे करने से बेटर है कि हाथी रख लो। तो दक्षिण में घोड़े ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, हाथी ज्यादा मिलेंगे। हाथियों के युद्ध ज्यादा लड़ेंगे, घूमते फिरते अगल बगल हाथी मिल जाते हैं, उन्हें मदमस्त कर दिया जाता है खास तरह के द्रव्य पिला के, और फिर उन्हें सेना में भर्ती कर लिया जाता है। क्योंकि उत्तर भारत की तरह मैदानों को छोड़ के जंगलों में जा जाके हाथी ढूंढने की जरूरत नहीं है। दक्षिण में आज की डेट में तो नहीं है, लेकिन आज से लगभग 40-50 साल पहले आप घूमने निकलिए, अमूमन आपकी सड़कों पर आपकी गाड़ियों के आगे हाथी डेरा डाले लेटे होते थे, और लोग सड़क क्रॉस नहीं कर पाते थे। यह हाथियों का आलम हुआ करता था। समय बीत जाने के साथ हाथी के दांतों के लिए और हाथी की नसें टांके लगाने के लिए इतनी मजबूती से खींच ली गई कि हाथियों का सफाया हो चुका है। उनके कॉरिडोर बर्बाद कर दिए गए। कॉरिडोर में जगह जगह पर आपने गेस्ट हाउस बना दिए फॉरेस्ट सफारी के नाम पर। तो हाथी जो अपना रास्ता भटकता है, हाथी मर जाता है, ये आप बात याद रखना। तो एलिफेंट कॉरिडोर नष्ट कर दिए गए, इसलिए एलिफेंट बर्बाद हो गए। क्योंकि उन्हें पानी पीने के लिए, उनकी बॉडी का साइज देखिए, तो उन्होंने टाइम निश्चित किया होता है कि इतने समय जाके पानी पियेंगे, इस समय यहाँ पे हमें खाना मिलेगा, यहाँ पे हमें पेड़ पौधे मिल जाएंगे, पीपल के पेड़, और ये सब खा पी के हम मस्त हो जाएंगे। लेकिन जब कॉरिडोर उनका बर्बाद कर दिया, रास्ता भटक रहे, तो फिर कभी शेरों का शिकार होंगे, कभी किसी का शिकार होंगे, पानी नहीं मिलेगा, हाथी ढेर हो जाएगा, मर जाएगा। ये हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम एंड डाइवर्सिटी वाली बुक में कि हाथियों को बर्बाद कैसे किया जा रहा है। ओके, अभी इतनी बात समझ में आ गई। तो हाथियों की जड़ें उखाड़ के रख दी गई थी बाद में, पहले हाथी बहुत होते थे। 1.5 लाख के पदाती सैनिक मिलेंगे, इन्फेंट्री 60,000 के लगभग आपको सैनिक मिलेंगे। तो इनके नाम देखिए कैसे कैसे रखे जाते थे। जो पैरों पे चलने वाले सैनिक हैं, इन्हें कहा जाता था बड़ा पेड़ा, बड़ा पेर्रा, BADAPERRA, बड़ा पेर्रा। ओके, तो ये कौन है? इन्फेंट्री, फुट सोल्जर्स, इन्फेंट्री फुट सोल्जर। इसके बाद जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे आर्चर्स, तीरंदाज, ठाठा जो तीर चलाते थे, इन्हें कहते थे वेलीगल। वेलीगल, इसे इलीगल से याद रखना। वेलीगल, वेलीगल माने आर्चर्स। ओके, आर्चर्स। इसके बाद हुआ करते थे वो जो घोड़ों पर दौड़ते हैं, द हॉर्समैन, कुदिरेच वेगार। सो कुदिरेच वेगार। सो KUDIRAICHCHEVEGGAR, कुदिरेच वेगार। ये कुदिरेच वेगार कौन होते थे? हॉर्समैन, हॉर्समैन हुआ करते थे। इसके बाद जो हाथी हैं, जो हाथियों को चलाते हैं, तो इनका नाम है मरल्लर, मरल्लर। तो ये जो मरल्लर हुआ करते थे, ये थे एलिफेंट कॉप्स। ओके, नाउ एंजॉय द लाइफ। ओके, एलिफेंट कॉप्स। तो ये सेना हुआ करती थी, और ये जो सेना ऐसे पगलों की तरह घूमती नहीं रहती थी। सेना को रखने के लिए प्रॉपर कैंट बनाए गए थे, तो कैंटोनमेंट में रहा करते थे, और इन कैंटोनमेंटों को कहा जाता था कड़गम। आज हम देखते हैं पार्टियों के नाम कड़गम, कशगम, तो कड़गम। ठीक है, जब जत्थेबंदी हो जाती है, मोर्चाबंदी, तो कड़गम हो जाता है। माने सेना को जत्थों में रखा जाता है, कैंटों में रखा जाता है। तो कैंटों को कहा गया, क्या कहा जाता था? कड़गम। आई बात समझ में? और यहीं पर एक पर्सन का नाम आ जाएगा ना, पर्सनल बॉडीगार्ड, जो मैंने पहले ही बता दिए हैं, वरद्दक कहा जाता था जिन्हें। तो ये सारी बातें हैं, ये सारे आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे। आर्मी बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। सबसे ज्यादा मेन फोकस नेवी पे किया गया। नेवी पे किए गए इसी फोकस की वजह से ऐसा कहा जाता है
कि राजेंद्र वन के समय में आपने अंडमान निकोबार जीत लिया, उसके समय में आपने बर्मा का अराकान वाला एरिया, अराकान योमा माउंटेन्स मतलब अराकान माउंटेन वाला लेफ्ट कोस्ट सारा जीत लिया, आपने मलय जीत लिया, जावा जीत लिया, सुमात्रा जीत लिया और कंपुचिया को जाकर के अपनी दम दिखाया और उसे घुटनों पे लेटाया। तो ये इसी नेवी की वजह से, ये नेवी ही थी जिसकी वजह से अरेबिया, पर्शिया और अफ्रीका के साथ व्यापार हो पाया, वरना उस समुद्र में एक भी जहाज ले जाना मुमकिन नहीं था और किसी के अलावा, यानी कि अरबी ताकतों के अलावा। तो जिस समय में 6th से 10th सेंचुरी के बीच में अरबों का ग्लोरियस पीरियड चल रहा था, उस समय में उनके इस अरबी व्यापार, अरबियन सी में धाड़ मारने का काम सिर्फ चोला ही कर सकते थे, ये अपनी स्ट्रांग नेवी के फलस्वरूप। और इस स्ट्रांग नेवी का गठन मजबूती से राजेंद्र चोल के द्वारा हुआ है। राजा चोल भी ये करता रहा है, इसलिए उसने श्रीलंका को जीता और अनुराधापुरम को अपनी राजधानी बनाया। ये इंपॉर्टेंट बात है, आई बात समझ में। तो ये सारा नेवी वगैरह और ये सारे काम इसमें बताए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी युद्ध का मौसम हुआ करता था तो राजा सबसे पहले लीड करने का काम करता था। राजा के साथ जो अदर मेन ऑफिसर्स रहते थे तो सब आपको पता है क्या कहा जाता होगा, सेनापति, नायका या महादंड नायका। तो या सेनापति या नायक या महादंड नायक, कुल मिलाकर के चोलों की सेनाओं की 70 रेजिमेंट हुआ करती थी। आई बात समझ में। और जो भी सैनिक बहुत ही पराक्रम का काम दिखाता था उसे बहुत जबरदस्त टैग दिए जाते थे। जैसे जो बहुत ही अच्छा वेलोरस एक्टिविटी युद्ध में दिखाता था उसे कहा जाता था क्षत्रिय शिरोमणि। ओके, तो क्या कहा जाता था? क्षत्रिय शिरोमणि। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जो सेना है यानी कि आर्मी मैन है, इनको रिस्पेक्ट बहुत दिखाई जा रही है। तो नायक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आने वाले समय में देखेंगे विजयनगर किंगडम में अमर नायका सिस्टम देखेंगे तो ये नायका कब स्ट्रांग हो रहे हैं? ये चोलों के समय में। तो चोलों के समय में नायक बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। आने वाले समय में ये नायक अपना अपना गढ़ जमा करके बैठे होंगे, तो विजयनगर के रूलरों के लिए मुश्किल हो जाएगा इन्हें खदेड़ना, इन्हें उखाड़ना। इससे बेटर है वो इन्हें रिटेन कर लेंगे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और इन्हें अमर नायका कहा जाएगा, यानी कि नॉर्थ का इक्तादार सिस्टम, इक्तादार कहा जाएगा। इस तरह का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। आई बात से आर्मी बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज्ड हुआ करती थी, बहुत ही ट्रेंड प्रोफेशनल्स के थ्रू हैंडल किया जाती थी और रेजिमेंट कॉर्प सिस्टम के तौर पर काम किया जाता था। समय समय पर युद्ध लगा करते थे, युद्धों में राजा ही नेता बन करके लीड किया करता था, जिसके दाएं और बाएं कंधे बन करके मेन सेनापति साथ में चला करते थे। आई बात समझ में? ओके, डन। इसके बाद आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। ये समझाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, धर्मासना और धर्मासना भट्टा। आई बात समझ में? इसके बाद आ जाता है पब्लिक वर्क्स। तो पब्लिक वर्क्स की फील्ड में क्या क्या करते थे मैंने आपको बता दिया। टेम्पल बनाए जाते थे बहुत हाई लेवल पर, जीटी रोड बनाई जाती थी, कनाल बनाए जाते थे, कनाल के अराउंड फेरीज, छोटी छोटी नलियां बनाई जाती थी ताकि खेतों तक पानी पहुंच जाए। इरिगेशन के ऊपर बहुत फोकस किया गया और आपको पता है परांतक वन, जब परांतक वन को हरा दिया गया था कृष्णा 3 के द्वारा, तो परांतक वन की आंखें खुल गई और 1949 में उसे यह महसूस हुआ कि इस तरह से जिंदगी नहीं जी जा सकती। जब तक आप अपने राज्य को पूरी तरह से विकसित और मजबूत नहीं कर देते, जब तक आपको एक अच्छी बृहद शक्तिशाली सेना नहीं मिल जाती, जब तक आपको समर्थन करने वाले इतने बड़े बड़े लोग, व्यापारी, कर्मचारी नहीं मिल जाते जो आपको भरपेट रेवेन्यू दे सके कि आप इतने सारे हाथियों को फीड कर सकें, आप इतनी बड़ी सेना को कैंटों में रख रख करके परमानेंटली खिला सके चाहे युद्ध नहीं भी लग रहा, तब तक आप इतने बड़ी ताकतों को, राष्ट्रकूटों को नहीं हरा सकते। और फाइनली कृष्णा 3 को से हारने के बाद उसे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, उसने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, इरिगेशन नेटवर्क को प्रमोट किया गया। ये सारे पब्लिक वर्क काम आपको इसी समय में करने को देखने को मिलते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बहुत जबरदस्त समर्थन हुआ करते थे, बहुत अच्छे अच्छे लिटरेरी वर्क इन्हीं के समय में डेवलप हुए हैं और बहुत तगड़े तगड़े राइटरों को इन्होंने समर्थन दिया है। तो इस तरह से ये जाने गए हैं। आई बात समझ में? इसके बाद आ जाती है पॉपुलर असेंबलीज। ओके, ये कितनी जबरदस्त रफ्तार से लेक्चर चल रहा है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। सबको सब कुछ समझ आ रहा है, घर जाकर के रिकॉर्डिंग सुन सुन करके लिखेंगे, ये मुझे पता है। ओके, अब हम बात करते हैं पॉपुलर असेंबलियों की। तो पॉपुलर असेंबलीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से सारी कहानी अब शुरू होगी, अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए रोकिए 2 मिनट के लिए। पॉपुलर असेंबलियों को समझने का प्रयास करते हैं। ये कौन सी असेंबलियां हुआ करती थी? पॉपुलर मतलब कि पॉपुलेशन के साथ जुड़ी हुई, मतलब आम जनमानस पर आधारित सभाएं, ऐसा कहा जाएगा बार बार, लेकिन आप टेंशन मत लेना। ओके, सबसे पहले आप सुनिए, जो चोलों का सिस्टम हुआ करता था, इन्होंने विलेज लेवल पर काफी ऑटोनॉमी दे रखी थी, वो देनी ही पड़नी थी। इन्होंने जो ब्राह्मणास हुआ करते थे उनको हाई लेवल पर लैंड ग्रांट में दे दिए थे। और इसकी वजह से जब आपने कितने सारे ब्राह्मणों को मिला के एक जगह पे एक लैंड दे दिया, अग्रहारा विलेजेस है ना, जब आपने एक ब्राह्मण को कितना सारा लैंड दे दिया, ब्रह्मदेहा विलेज, या आप उसे एक भोगा ब्रह्मदेहा कह दें,
तो धीरे 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 ये सारे अग्रहारा ब्रह्मदया मिलके पूरा एक ब्रह्मदया यूनिट बन जा रहा बड़ा। तो ऐसे में अब वो तो इंडिपेंडेंट ही ना भैया, आपने बोला ना आर्मी जाएगी ना पुलिस इंटरवीन करेगी, जुडिशियल सिस्टम तुम खुद देख लेना, और वहां से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो तुम रखना। तो देखिए रेवेन्यू तो कलेक्ट हो रहा है, याद रखो, लेकिन वो सेंटर तक नहीं जाता। लेकिन अब आप कंफ्यूज मत हो जाना जब मैं ये कहूंगा कि ब्रह्मदया विलेजेस में जो सभाएं होती थी उसका मेंबर वो बन सकता है जो लैंड रेवेन्यू देता है। तो फिर आप कहेंगे सर रेवेन्यू तो इन विलेजेस से एग्जम्प्टेड था, तो ये रेवेन्यू कहां से देते हैं? तो रेवेन्यू तो कलेक्ट हो रहा है भैया, ब्राह्मण के पास ही रह जा रहा है, आगे नहीं जा रहा। आई बात समझ में? तो ये एक इंपॉर्टेंट खासियत है, ठीक है। तो मुद्दे की बात, ये जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है ये क्या ब्राह्मण अपनी मर्जी से ऑटोनॉमस एटीट्यूड से लगाता था? नहीं, केंद्र सरकार यहां तक पहुंची हुई थी इस पैमाने से कि केंद्र दरें बताएगी, रेट ऑफ द रेवेन्यू केंद्र बताएगा, लैंड केंद्र असेस करेगा, सारा सिस्टम केंद्र बताएगा, उसका पालन करना और उसका भोग करना ये सभा पर आधारित है। ऐसा नहीं है क्योंकि सभी केंद्र की प्रजा है ना। अब राजा ने उठा करके ब्राह्मणों को गांव दे दिया, उस खेतों पे काम करने वाले पर्सन का क्या कसूर भैया? अब वो ब्राह्मण अपनी मनमर्जी से टैक्स लागू कर दे कि 1/6 नहीं, 1/5 4 कुछ नहीं, 1/2 50%, या और उन्माद आ जाए उसे कह जाए 80%, तो 80% वो टैक्स लगा देगा। तो प्रजा तो राजा को गालियां देगी ना कि हमारे राजा ने उठा के हमें दान में दे दिया, और आज देखिए ये ब्राह्मण क्या कर रहा है। ऐसे में ये रूलर फिर पॉपुलर रूलर कैसे बनेगा? तो ऑलवेज ये सिस्टम बिल्कुल आज के जैसा है जैसे आज राज्य सरकारों को और पंचायतों को अधिकार है, लेकिन अधिकार उतने ही है जितने संविधान में है। ठीक इसी तरह से उस समय में ब्राह्मदया विलेजेस में अधिकार तो ब्राह्मण को है, लेकिन रेवेन्यू उतना ही लगेगा जितना केंद्र निर्धारित किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ का रेवेन्यू कलेक्ट होकर के रूलर के पास नहीं आता है। आई बात समझ में? अब आपको दो तरह के विलेजेस मिलेंगे जहां में हर लेवल पर, हर ग्रास रूट लेवल पर रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम तो लोकल बॉडी ही करेगी। एक जगह पे कलेक्ट होके रूलर तक पहुंच जाएगा, एक जगह पे कलेक्ट होके खुद ही कंज्यूम कर लेंगे। लेकिन चोलों के पीरियड में रेवेन्यू कलेक्शन का काम किनका था? लोकल बॉडीज का। अब आप यहां पे कंफ्यूज होने थे तो मैंने क्लियर कर दिया ये भी कंफ्यूजन। रेवेन्यू कलेक्शन जिम्मेदारी किसकी? लोकल बॉडीज की। लेकिन एक एरिया में रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको पहुंचा दिया जाएगा? केंद्र को। और एक एरिया में रेवेन्यू कलेक्ट करके क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट, जिधर जिधर लगाना है उधर उधर लगा दिया जाएगा। आगे बात समझ में? तो अब हम जब इस बेसिस पे देखते हैं तो काफी डेमोक्रेटिक, काफी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला सिस्टम फॉलो किया कि आम लेवल पर जो निकाय संस्थाएं हैं, लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको खुद ही अपने आप को मैनेज करने की आजादियां दे दी गई थी। इन आजादियों के तहत अगर हम देखें तो आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस दिखते हैं। जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर अगर हम देखें, नाडु के लेवल पर हम देखें तो आपको नरत्तर देखने को मिलता है। नरत्तर एक तरह की असेंबली है जो आपको नाडु के लेवल पर देखने को मिलती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी इश्यूज पर्टेन करते हैं, जितने भी इश्यूज पेंडिंग रहते हैं, वो सीधे सीधे नरत्तर के पास जाते हैं। आई बात समझ में? इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो हमें दिखता है एक वो सिस्टम जहां पर ट्रेड एंड मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशंस रह रही हैं। अब चाहे ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है या अर्बन सेंटर है, चाहे विलेजेस हैं, जहां पर भी ट्रेड एंड मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशंस रह रही हैं और ये ट्रेडिंग एंड कमर्शियल एक्टिविटीज को देख रही हैं, तो यहां पर आपको दिखेंगे नगरम। यहां पर जो संस्थाएं आपको दिखेंगी असेंबली, वो होंगी नगरम। नगरम, अब ये नगरम, अब नगरम का ऑप्शन ऐसे आएगा कि ये शहर देखते थे, नहीं भैया, ये ट्रेड एंड मर्चेंट को देखते थे। वो ट्रेड एंड मर्चेंट अर्बन सेंटर में रहते थे, ट्रेडिंग सेंटर में रहते थे। इसके अलावा आपको देखेंगी वो जहां पर आम कल्टीवेटर रह रहा है, कॉमन फार्मर रह रहा है, विलेजर्स, जहां से रेवेन्यू कलेक्ट होगा प्रॉपर, और वो कलेक्ट होकर सीधा रूलर के पास चला जाएगा। उर्र, कितना समझ आ गया ना? उर्र। इसके अलावा वो है जहां पर आपको रेवेन्यू कलेक्शन तो होगा, रेवेन्यू रूलर ही लगाएगा, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन हो जाने के बाद चला जाएगा ब्राह्मणों के पास, और ये एक्सक्लूसिवली ब्राह्मणास की विलेजेस असेंबली हैं। तो ये है सभा महासभा। ये क्या है? सभा महासभा। तो हमने देखे नरत्तर, नगरम, उर्र, सभा महासभा, ये सब हमने देखी कर लिया। ये संस्थाएं हैं। इसी तरह से अब अपने अपने लेवल पर ये वर्क करेंगी, और इनके वर्क के सिस्टम को अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम एक बात को समझ लें कि कुछ गांव ऐसे भी पाए गए हैं जिन गांवों में हमें उर्र और सभा एक साथ एग्जिस्ट पाई गई है। उर्र और सभा एक साथ एग्जिस्ट करती पाई गई हैं। जैसे सपोज करो एक बहुत बड़ा गांव होगा, उस बहुत बड़े गांव में मान लो 1000 एकड़ जगह है। 1000 एकड़ में से जैसे 500 एकड़ पे आम किसान है और 500 एकड़ दे दिया ब्राह्मणों को,
तो ब्राह्मण अपने आप को मैनेज कर रहे हैं सभा बना के, और आम किसान अपने आप को मैनेज कर रहे हैं उर्र बना के। तो उर्र और सभा एक साथ पाई गई हैं। कई जगह पे हमें एक ही गांव में 2 उर्र पाई गई हैं, एक ही गांव में 2 उर्र। अब बहुत बड़ा गांव, बहुत बड़ा, 1000-2000 एकड़ का गांव, एक उर्र तो पगलैल हो जाएंगे, मतलब कि कैसे मैनेज करेंगे। 1000-2000 एकड़ वैसे कम है, मतलब 10,000 एकड़ वाला गांव, तो एक अकेली उर्र क्या करेगी इसमें, तो फुर्र हो जाएगी सारा साल काम करते करते। तो एक नहीं, 2 नहीं, 3-3 उर्र बना लो, 4 उर्र बना लो। तो हमें एग्जाम्पल मिलते हैं कि 2-2 उर्र एक साथ भी काम करती हैं। तो उर्र और सभा एक साथ काम करती हैं, उर्र एक साथ काम करती हैं। इस तरह के प्रमाण हमें मिलते रहते हैं। ये सारी जानकारी हमें मिलती हैं जैसे मंदिरों में लगी इंस्क्रिप्शनों से, या पिलरों पर लगे इंस्क्रिप्शनों पे, या अलग अलग शहरों में जो इनके शहर पाए गए हैं वहां पर डिफरेंट डिफरेंट ताम्रपत्र या अलग इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट्स और इन चीजों से। इसमें से उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो सभा और इनका जिक्र देती है। आज बात समझ में, आगे चलें बेटा। इस तरह के जितने भी जिक्र हमें मिलते हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट जिक्र, ये हमें कहां से मिल रहे हैं, इंस्क्रिप्शनों से। अब ऐसे में हम शुरुआत करते हैं उर्र की। तो उर्र अपने आप को कैसे मैनेज किया करती थी कि उर्र एक कॉमन विलेजर्स का विलेज है जिसमें आम जनमानस खेतीबाड़ी करता है, और ये प्रोपराइटर है, ऑनरशिप है इसके पास लैंड की, और अल्टीमेटली ये अपने यहां से रेवेन्यू कलेक्ट करके पहुंचा रहा है रूलर को। तो उर्र अपना काम मैनेज करने के लिए अपने आप को एक असेंबली के तौर पर ऑर्गेनाइज करेगी, और इसमें किसको पार्टिसिपेट करने की आजादी है, हर एडल्ट मेल को, हर एडल्ट मेल को पार्टिसिपेट करने की आजादी है। तो देखिए एज वाला रफड़ खत्म हो गया, एडल्ट होना जरूरी है। जेंडर सिस्टम खत्म हो गया, मेल तो मतलब फीमेल नहीं है, तो इसे हम ट्रू डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक तो है। तो एडल्ट, हर एडल्ट मेल इसमें पार्टिसिपेट करेगा, किसमें, उर्र में। यहाँ पर इंपॉर्टेंस मोस्टली बड़ों को ही दी जाती है, बूढ़े बड़ेरे उनको मंजे पे बैठाए रखते हैं, पूछ लेते हैं इन्होंने पूछने में सलाह ले लो, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो एल्डर को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, एवरी एडल्ट मेल इसमें पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन ये जो उर्र रहती है, इसकी जो मीटिंग्स होती हैं, इन मीटिंग्स को होल्ड करने के फॉर्मल प्रोसीजरल वेज नहीं रहते। ये रेगुलेटेड मैनर में फॉर्मल प्रोसीजरल वेज को फॉलो करके अपनी मीटिंग्स को होल्ड नहीं करते, और मीटिंग्स के दौरान हुई चर्चाओं को उस लेवल पर रिकॉर्ड और दर्ज करने का काम भी नहीं करते। मतलब ये नियमावलियां पर आधारित काम नहीं करते, ये एक लूज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पीपल है। आ गया। लेकिन इसमें इन्होंने, उर्र ने सारा साल उर्र के लिए हुए निर्णय, या सारा साल तो सारे किसान तो आके मीटिंगों में नहीं बैठेंगे ना भैया, साल में 2-3 सेशन ही हुआ करेंगे, 2 बार बैठा करेंगे। तो सारा साल वो जो निर्णय लिए गए उन निर्णयों को पालन करने के लिए और गांव लेवल पर काम करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जाएगी, जिसका नाम क्या रहता था पर्टिकुलरली, उदन मंगलम इसका नाम रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, या तो आप उसे गणम कह सकते हैं, या आप उसे उदन गणम कह सकते हैं, उदन मंगलम, जो भी पर्टिकुलरली इन नामों से वो जानी जाती है। ठीक है, सो उदन मंगलम, गणम, गण मने गणम, उदन गणम, इन 3-4 नामों से ये एक बॉडी जानी जाती है जो काम करती है उर्र में। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और इस बॉडी के मेंबरों को प्रॉपर सैलरी कैश में पे की जाती थी। ध्यान रखिए, ये हायर किए जाते थे सेक्रेटरी लेवल के बंदे या वर्कर लेवल के बंदे, जैसे बागबानी विभाग हो गया आज पंजाब में, या कोई विभाग हो गया, और ये सारा काम देखते थे। डन है भाई। इसके बाद बात आ जाती है सभा महासभा। सबसे पहले आप याद रखें कि जो सभा है, तो महासभा को कहा जाता है पेरुनगुंडी। क्या कहते हैं, पेरुनगुंडी। तो आज आपको दक्षिण में बहुत सारी जगहों के नाम पेरुनगुंडी के नाम से मिल जाते हैं, पेरुनगुंडी। ठीक है, गुंडा गुंडियां, तो पेरुनगुंडियां। और पेरुगुंडियां जो हैं, सभाएं महासभाएं, इनकी आगे कमेटियां होती थी ना, तो कमेटियों के मेंबर को क्या कहेंगे हम फिर, पेरुमक्कल। पेरुनगुंडियों के आगे कमेटियां, कमेटियों के मेंबर क्या हो गए, पेरुमक्कल, पेरुमक्कल। ओके, अब मेरी बात सुनिए। मैंने आपको बताया था कि काम करने के लिए सभा या महासभा, जिसे हम असेंबली कहते हैं, ये अपनी छोटी छोटी कमेटियां बनाती हैं। तो कमेटियों को क्या कहा जाता है, वरीयम, वरीयम, कमेटियों कहा जाता है वरीयम। तो भैया लिख देते हैं, कमेटियों कहा जाता है वरीयम, महासभा को कहा जाता है पेरुनगुंडी, पेरुनगुंडी, PERUNGUNDI, पेरुनगुंडी, वरीयम, VARIYAM। और ये जो कमेटियां हैं वरीयम, इनके मेंबरों को हम क्या कहते हैं, सिंपली अगर कहना तो पेरुमक्कल, और अगर प्रॉपरली कमेटी में काम कर रहे हैं तो वरिया पेरुमक्कल, वरिया पेरुमक्कल।
मक्कल, ओके, वरिया पेरू मक्कल इनको कहा जाएगा। ओके, चलिए अब हम इनकी बात करते हैं, इनको चुनने का काम करते हैं। काम कैसे करते थे इसको समझते हैं। देखिए ये जो सभा महासभा हुआ करती थी, तो मैं इसके लिए एक ही वर्ड यूज करता हूं अब, सभा। ओके, ये जो सभा हुआ करती थी ये टोटल 30 वार्ड में बटी होती थी। कितनी सीटें होती थी? 30। कितने वार्ड में बटी होती थी? 30। जैसे हमारा जलंधर बटा हुआ लगभग 80 वार्डों में, तो ये कितने वार्डों में बटी रहती थी? 30। अब 30 वार्डों में बटी रहती थी, तो हर वार्ड से कितने मेंबर चुन के आते? एक। हर वार्ड से एक मेंबर चुन के आएगा। लेकिन हर वार्ड में आग बबूला तो कई हुए होंगे ना कि मैं चुन के जाना चाहता हूँ, मैं, तो सब मैं कर रहे हैं, तो कहते वेरी गुड, चलो एलिजिबिलिटी रख देते हैं। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पर क्या है कि आप कम से कम, आपके पास जितना भी लैंड है उसमें से कम 1/4 लैंड या 1/4 लैंड या 1/4 ऑफ द लैंड ऐसा होना चाहिए जिसपे आप रेवेन्यू देते हो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए जिसपे आप रेवेन्यू देते हो, पहली कंडीशन। अगर आप इतने लैंड पे रेवेन्यू नहीं भी दे रहे हो, तो आपके पास जो लैंड होल्डिंग है उस लैंड होल्डिंग में से मिनिमम 1/8 लैंड पे आप रेवेन्यू दे रहे हो, लेकिन कंडीशन ये है कि कम से कम एक वेद आना चाहिए, एक वेद आना चाहिए, एक वेद आना चाहिए। ये हो गई क्लियर? ये पहली एलिजिबिलिटी कंडीशन। दूसरी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि आप जिस घर पे रह रहे हैं वो घर आपकी अपनी साइट पे बनाओ, अपनी अपनी जमीन पे बनाओ, किसी के घर पे किराए पे नहीं रहते होने चाहिए, आपकी अपनी जमीन, तो आपका खुद का घर हो। थर्ड कंडीशन क्या है कि आपको मंत्र आते हो और ब्राह्मणाज आते हो, मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथ आते हो। चौथी कंडीशन क्या है, आप आज दिन तक किसी मर्डर केस में, किसी एडल्ट्री के केस में नहीं फंसे होने चाहिए, आप किसी तरह के थेफ्ट के केस में नहीं फंसे होने चाहिए, आप किसी तरह से भी अल्कोहलिक नहीं होने चाहिए। इस तरह के किसी केस में अगर हमें जिक्र पता लग गया आपका, उठा के फेंक देंगे बाहर 1 सेकंड में। डन। आज दिन तक आप पिछले 3 सालों में किसी कमेटी के मेंबर नहीं होने चाहिए। इसी कमेटी के पिछले 3 साल में मेंबर उड़ के फिर दौड़ के आ गए, मैं फिर बनूंगा, मजे लूंगा, तो फिर ऐसा भी नहीं हो सकता। बार बार मजे नहीं ले सकते क्योंकि आपकी लोकल ऑफिसर के साथ सेटिंग हो जाएगी। आई बात समझ में? अनदर एस्पेक्ट, आपकी जो आमदनी है वो हमेशा जेन्युइन माध्यमों से होनी चाहिए, यानी कि प्योर माइंड होना चाहिए और व्हाइट मनी होनी चाहिए। अगर आपने टैक्स की चोरी कर रखी है या कोई 2 नंबरी धंधों से कमाइयां की है तो आपको जगह नहीं मिलेगी। 2 नंबरी बंदे नॉट अलाउड। अगली कंडीशन, आपने अगर लो सेक्शन के लोगों से संबंध रखने के लिए आपको तड़ीपार किया गया है, आउटकास्ट कर दिया गया है, तो आप कमेटियों में मेंबर नहीं बन सकते, तो आप आउटकास्टेड नहीं होने चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस हुआ करती थी भैया, आउटकास्टेड नहीं होने चाहिए, कमाई 1 नंबर ही होनी चाहिए, प्योर थॉट ऑफ प्योर माइंड होना चाहिए, ब्राह्मण और मंत्र आने चाहिए, जमीन जो होनी चाहिए उससे रेवेन्यू पे होना चाहिए, रेवेन्यू ओन्ड लैंड होना चाहिए, घर अपनी जगह पर होने चाहिए, क्रिमिनल केसेस नहीं पेंडिंग होने चाहिए और किसी कमेटी के मेंबर नहीं होने चाहिए पिछले 3 सालों के अंदर। ये सारी कंडीशन फॉलो करते तो ठीक है, आप अपने वार्ड पे एक ऑफिसर की ड्यूटी लगा दी जाएगी, वो जितने बंदे चुनाव लड़ना चाहते हैं सभी बंदों का एक बंडल बना लेगा, ना पर्ची पे लिख के बंडल बना लेगा। तो हर 30 वार्डों से बंडल पहुंच चुके होंगे पुरोहित के पास मंदिर पे, और महासभा ऑर्गेनाइज होगी, द ग्रैंड असेंबली, और इस ग्रैंड असेंबली में मंदिर की सबसे ऊंची पोजीशन पर पंडित खड़ा है और पंडित के बगल में एक निक्का सा बच्चा खड़ा है। पंडित उस लड़के को बुलाएगा, देखो यहाँ पे भी लड़की नहीं बुलाई जा रही, लड़के को बुलाया जा रहा है। पंडित उस लड़के को बुलाएगा, वहां से हरमीत वायरस मत फेंको इस तरफ, सुनिए। तो कुल मिलाकर के आगे बढ़ते हैं, ये भी एक तरह की टिप्पणियां ही है खास तरह की। तो ऐसे में एक पंडित खड़ा रहेगा, पंडित के बगल में एक बच्चा खड़ा रहेगा, और पंडित वो सभी डिफरेंट एरिया से जो पर्चियां आई हैं बंडल, पहले उनमें से एक बंडल बच्चे के सामने रखे, बोले एक पर्ची निकालो, तो बच्चा एक पर्चियां निकालेगा, क्योंकि वो सब अलग अलग भांडों में रखी जाएंगी, मिट्टी के भांडों में। बच्चे कहा जाएगा पर्ची निकालो, तो बच्चा ऐसे करके पर्ची निकालेगा, ये करके पर्ची निकाल लेगा, तो पर्ची पे जिसका नाम लिखा हो जाएगा उस वार्ड से वो सिलेक्टेड। इतनी हाइट पे पंडित खड़ा रहेगा, इतनी ऊंचाई पे कि सारी दुनिया को दूर दूर से दिखे। ये ना वो पंडित एक बच्चा लेके 10 को लोग आगे खड़े करके लंबे लंबे और मटका घुसा के अपनी मर्जी की पर्चियां अंदर घुसेड़ के उन्हीं को फिर निकाल ले रहा है वरना पर्ची सिस्टम फेल हो जाएगा ना, है कि नहीं सृष्टि? पर्ची सिस्टम फेल नहीं होना चाहिए। तो कुछ हो रहा है, बंद करना रिकॉर्डिंग। कुछ तरह से 30 मेंबर चुन लिए जाएंगे, चला दिया सिमरन, इस तरह से 30 मेंबर चुन लिए जाएंगे और 30 मेंबरों को डिवाइड कर लिया जाएगा। पहले एक कमेटी बनाई जाएगी 12 मेंबरों की कमेटी, जो सारा साल काम करेगी, नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज को मैनेज करेगी। इसका नाम है समवस्त वरियम। समवस्त वरियम, समस्त काम सारा साल देख रही है, समवस्त वरियम। अगली जो कमेटी है ये 12 मेंबरों की ही बनेगी और ये गार्डन को देखेगी, तो इसका नाम है टोटा वरियम, TOTTA, टोटा। सीधे सीधे MCQ ढा आते हैं। टोटा वरियम क्या था, समवस्त वरियम क्या था,
क्योंकि साउथ का यही एक दो चैप्टर बनते हैं और इन्हीं में से एमसीक्यू आने हैं। एक बात हमेशा याद रखना, ये चैप्टर आज इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा आपको डीपली ये पढ़ाना चाहती है कि लोकल सिस्टम कहाँ जड़े रखता था, लोकल बॉडीज कहाँ से उभर के आई, और दक्षिण जो अब तक इग्नोर हुआ है ये गवर्नमेंट के रडार पे है। दक्षिण से ही भर भर के क्वेश्चन अब आने हैं, ये मैं आपको चैलेंज कर देता हूँ। और वहां से हमेशा ऐसी चीजें नायाब पूछी जाती है कि इंडिया को अपना कल्चर पता लगे बच्चों को, कि इनके लोकल बॉडी सिस्टम कहाँ से निकल के आए, जो रट्टे मारे ना ग्रीक सिस्टम, रोमन सिस्टम, ऐसा नहीं है। हमारी कंट्री में गणराज्य बहुत पुराने थे, इसलिए आपने देखा एनसीईआरटी के सिस्टम में बार बार रिपब्लिकों का जिक्र आ रहा है, बार बार। ओके, तो ये टोटा वरियम समस्त मरियम। और एक कमेटी थी जो जिसमें 6 मेंबर ही बचे ना, 30 में से 12 12 24 6, तो 6 मेंबर डालते थे। ये देखती थी टैंक कमेटियां, टैंक, इसका नाम था एरी वरियम, ERRI, एरी वरियम। तो टोटा वरियम, समस्त वरियम, एरी वरियम, इस तरह से अपना काम मैनेज करती थी सारी की सारी कमेटियां, और बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी ये बिताते थे। आई बात समझ में? सारा का सारा काम रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ निभाया जाता था। जो महासभा हुआ करती थी, इसके पास ऑलमोस्ट जितना भी पब्लिक लैंड है, कम्युनिटी लैंड है, वो इसकी कस्टडी में हुआ करता था, और प्राइवेट लैंड इसके जुरिस्डिक्शन में हुआ करता था। प्राइवेट लैंड इसके जुरिस्डिक्शन में होता था, कम्युनिटी लैंड इसके कंट्रोल में होता था। ये देखती थी कि इस कम्युनिटी लैंड को ग्रेजिंग ग्राउंड बनाना है, इस पे टैंक बनाना है, इस पे मंदिर बनाना है, इस पे स्कूल बनाना है, इसको असेंबली के लिए यूटिलाइज करना, पंचायत घर बनाना, क्या बनाना है। और प्राइवेट लैंड जो है ये इसके जुरिस्डिक्शन में होता था कि इसकी बिकवाली कैसे करनी है, इसका ट्रांसफर कैसे होगा, ये किसके नाम पे चढ़ेगा, आगे बच्चों का हैंडओवर कैसे कोई करेगा, ये सब कुछ आपको पंचायती मर्जी से करना होता था, सभा की मर्जी से। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता था कि जब भी लैंड को ट्रांसफर करने के रिलेटेड कोई भी कदम आपको उठाना है तो आपको केंद्र को इन्फॉर्म करना है, आपको सेंटर को, रूलर को इन्फॉर्म करना है। आई बात समझ में? सेंटर की तरफ से ऑफिसर्स जो कि सुपरवाइजर, ऑब्जर्वर, कंट्रोलर का रोल प्ले करते थे, वो हमेशा इन कमेटियों की कार्रवाई को देखते, समझते, ऑब्जर्व करते और खातों में दर्ज कर लेते थे कि इतनी तारीख को इतनी लॉटरियां बनी, लॉट सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया, पंडित ने, पुरोहित ने सबके सामने लॉटरियां निकाली, ये कमेटियां बन गई, ये मेंबर कमेटी के मेंबर हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, इस तरह से उन्होंने काम किया है। सारा डाटा सेंटर के पास है, कि सेंटर को ये पता लगता रहता है कि अपने आप में तानाशाही, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट किंगडम तो नहीं बनाने जा रहे, कोई अपने आप में कुछ और ही ना बन जाए। आई बात समझ में? समझ आ रही है आपको ही देख? तो दैट वाज द सिस्टम। ओके, ऐसे में आप देख सकते हैं कि कमेटियां कितनी इंडिपेंडेंटली अपना वर्क कर रही थी। कमेटियों के ऊपर जिम्मेदारी होती थी कि यही आने वाले समय में एजुकेशन को प्रमोट करें, कमेटियां ही इरिगेशन वर्क देखा करती थी। सारे एमसीक्यू ठाठा ABCD ऑप्शन बना के आएंगे। कमेटी रेवेन्यू कलेक्शन का काम करती थी, कमेटी ही पैसे को सेक्शन, डिफरेंट सेक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती थी, और कमेटी को ये आजादी भी थी, यानी कि असेंबली को ये आजादी थी कि स्पेशल पर्पस वर्क के लिए, यानी कि फॉर द बेनिफिट ऑफ द विलेज, टैक्स लिवाए भी कर सकती थी। यानी कि कुछ खास तरह के टैक्स लगाने की आजादी भी दे रखी थी राजा ने, कि जब आपको लिखे कि बहुत ही अर्जेंट और इमरजेंसी बेनिफिट में काम करना है तो आप ये टैक्स लगा के पैसा ले लिया करो। पहले जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो तो राजा ने लगाए हैं, इनको तो आजादी है ही नहीं, लेकिन इनको भी कुछ कुछ टैक्स लगाने की आजादी थी। आज भी तो पंचायतों में ऐसे ही होता है ना। कमेटी को सेस और फाइन वसूलने की भी आजादी थी। कमेटी ही जस्टिस प्रोवाइड किया करती थी, क्योंकि जस्टिस का सिस्टम जो था ये हाईली डिसेंट्रलाइज था चोला पीरियड में। रूलर तो जस्टिस के सिस्टम में लोकल लेवल पे दिलचस्पी ही नहीं लेता था, पंचायतें अपने आप ही मामला सुलझाती थी। उसके बावजूद भी अगर आपको अपील करनी है लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, तो कमेटियों के बाद असेंबलियों से, सभा, पंचायतों से निकल के आप जा सकते हो सीधा धर्म आसना में। धर्म आसना है रूलर का दरबार, वहां जाकर के आप अपील करिए, वहां पे धर्म आसना भट्टाओं के साथ राजा बैठा रहेगा और आपकी बात सुनेगा और आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। अदरवाइज गांव के लेवल पे सारा मामला हल हो जाता है। तो ये जुडिशियल सिस्टम का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करती थी। इस लेवल पर सभाएं अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती रही हैं। बहुत ही फ्लरिशिंग वे में काम चलता रहा, चाहे वो उर थी, चाहे नगरम थी, चाहे वो उदनगनम थी उरों के अंदर, चाहे वो नगरम थी, और चाहे वो सभाएं हुआ करती थी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत की बात तो नहीं हुई? सारे ऑफिसर समझ आ गए ना? पेरुनगुंडी, पेरीमक्कल, सारे वक नाम। अब बात आ जाती है नगरमों की। ये जो नगरम हुआ करते थे ये मोस्टली ट्रेडर एंड मर्चेंट्स की बॉडी हुआ करती थी। ये इनकी असेंबली होती थी या तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पे, इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर पे, इंपॉर्टेंट अर्बन एरियाज में या इंपॉर्टेंट विलेज एरियाज में जहां पर आर्टिजन्स आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये वहां पर इकट्ठे हुआ करते थे। तो अल्टीमेटली इनका सबसे पहला रोल तो ये हुआ करता था कि ये जितने भी कमर्शियल फॉर्मेट है, जितने भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं या जितने भी ट्रेडिंग कनेक्शंस हैं, उनके टैक्स डिटरमिन करने का काम करती थी, मतलब उनसे टैक्स वसूलने का काम ये किया करते थे। इसके अलावा ये प्रमोशनल एक्टिविटी भी करते थे। इनका काम था ट्रेड को प्रमोट करना, ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटी करना। ये मेले
ऑर्गेनाइज करते थे, ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करते थे, ये गिल्ड को मैनेज करने का काम करते थे। तो कुल मिलाकर के आपको शहरों के लेवल पर बेअंत मर्चेंट गिल्ड नजर आएंगे। जो छोटे छोटे गिल्ड हैं इनको नगरम कहा जाता है, और ये छोटे छोटे गिल्ड अपने पर्टिकुलर